हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, जिनमें से एक ये है कि दो लोग जिन पर दो देशों में सेम मुकदमा चलता है। दूसरा ये कि किस तरीके से रॉ एजेंट्स जो हैं वो आईएसआई को बेवकूफ़ बनाते हैं। और तीसरा 1971 में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो जंग हुई बांग्लादेश की आज़ादी को लेकर, उसकी जो जीत है वो भी इस ऑपरेशन से कहीं ना कहीं लिंक है। तो ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये जो तीनों बातें हैं, ये बहुत ही किस तरीके से ये प्लानिंग की गई और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ, आज हम इस ऑपरेशन में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। 1 अक्टूबर 1953 को श्रीनगर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है हाशिम कुरैशी। इसकी पढ़ाई लिखाई, इसका बचपन सब श्रीनगर में ही गुजरता है। जैसे जैसे ये बड़ा होता है, बीएसएफ के जवानों से इसकी मुलाकात होती है और बीएसएफ के जवान रॉ एजेंट से इसको मिलवाते हैं। हाशिम कुरैशी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो रॉ है उसके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। रॉ एजेंट्स के लिए काम करने के लिए ही सन 1969 में ये पेशावर जाता है अपनी फैमिली के साथ, और पेशावर में ही एक फंक्शन के दौरान इसकी मुलाकात मकबूल भट्ट से होती है, जो कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट का प्रेसिडेंट था, जिसके दिमाग में कश्मीर की आज़ादी का फितूर सवार था। और वो ऐसे नौजवानों से मिलकर, क्योंकि मकबूल भट्ट बहुत पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड पर्सन था, तो जब वो किसी से बात करता था तो कुछ ही समय में जो भी उससे बात कर रहा होता था वो उसकी बातों में आ जाता था। एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्रेन वॉश उसका हो जाता था। जिस तरीके की मकबूल भट्ट बातें करता था, फिर उसी के हिसाब से वो सोचने लगता था। हाशिम कुरैशी जब मकबूल भट्ट से मिला तो मकबूल भट्ट को लगा कि ये लड़का मेरे काम आ सकता है। मकबूल भट्ट ने उससे बातचीत की, कश्मीर की आज़ादी का उसको पाठ पढ़ाया और भारत के खिलाफ उसको भड़का दिया। हाशिम कुरैशी मकबूल भट्ट के साथ हो जाता है, उसके लिए काम करने को तैयार हो जाता है। उसके बाद मकबूल भट्ट आईएसआई के जो एजेंट्स थे उनसे हाशिम कुरैशी की मुलाकात करवाता है। उसी समय पर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है, अल फतेह। इसके 36 आतंकवादी, मतलब इसके जो 36 जो लोग थे वो इंडिया की जेलों में बंद थे। मकबूल भट्ट और आईएसआई ये प्लान बनाते हैं कि इन 36 लोगों को छुड़ाने के लिए एक प्लेन हाईजैक किया जाए, जो कि हाशिम कुरैशी करेगा। इसीलिए हाशिम कुरैशी को ट्रेन किया जाता है उनके द्वारा और एक प्लेन हाईजैकिंग की पूरी एक प्लानिंग बनती है। इसी प्लानिंग के तहत हाशिम कुरैशी और इसके साथ इसका एक कजिन भी था, अशरफ कुरैशी, ये दोनों ही लोग इस प्लानिंग में शामिल होते हैं और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए ये भारत वापस आते हैं। जब ये भारत में एंटर कर रहे होते हैं तभी बीएसएफ के जो जवान थे वो इन्हें धर दबोचते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ हथियार भी थे उस समय जब ये एंट्री कर रहे थे। जब बीएसएफ के जवान इन लोगों को पकड़ते हैं और इंटेरोगेट करते हैं और सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही समय में हाशिम कुरैशी टूट जाता है और जो भी प्लेन हाईजैकिंग की पूरी एक कहानी थी, किस तरीके से किया जाएगा, कैसे क्या होगा, इस पूरी कहानी को वो बीएसएफ के जवानों को बता देता है। बीएसएफ के जवान एकदम से चौंक पड़ते हैं कि ये सब लोग प्लेन हाईजैक करना चाह रहे हैं। रॉ के एजेंट्स को बताया जाता है, रॉ के एजेंट्स तुरंत आते हैं और
फिर रॉ के एजेंट्स पूछताछ करते हैं। अब इसी समय पर रॉ के एजेंट्स के दिमाग में एक ऐसी खुरापात चलती है जिससे कि वो मतलब एक लंबी प्लानिंग के तहत उनके दिमाग में एक प्लान आता है। वो लंबी प्लानिंग क्या थी वो आपको अभी लास्ट में पता लगेगा। तो वो हाशिम कुरैशी से कहते हैं कि ऐसा है, तुम प्लेन तो हाईजैक करो, जो उन्होंने कहा है तुम प्लेन हाईजैक करो, लेकिन किस तरीके से करोगे, कैसे करोगे, वो तरीका हमारा होगा, हम बताएंगे तुम्हें हर चीज। हाशिम कुरैशी तैयार हो जाता है। मतलब पहले रॉ का एजेंट था, फिर पाकिस्तान पहुंचा, फिर आईएसआई का एजेंट हुआ, अब फिर से वापस आके वो रॉ का एजेंट हो गया। तो एक तरीके से वो दोनों ही एजेंसी के लिए काम कर चुका था और अब रॉ के लिए काम कर रहा था। एक प्लेन था एयर इंडिया का, गंगा नाम का, जो बेड़े से हटा दिया गया था, वो फ्लाई नहीं करता था, तो उसी को तैयार किया गया इस हाईजैकिंग के प्लान में। 30 जनवरी 1971 को ये प्लेन 30 पैसेंजर्स के साथ श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना होता है। टेक ऑफ करने के बाद प्लानिंग के तहत ये हाईजैक कर लेते हैं और पाकिस्तान पहुंचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। तो जैसे ही पाकिस्तान पहुंचते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर, वहां परमिशन मांगी जाती है कि हम यहां उतर सकते हैं। पाकिस्तान परमिशन दे देता है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह होती है किसी भी देश के लिए, जब कोई हाईजैक प्लेन, जब कोई देश अपनी सरजमी पर उतरने की अनुमति दे देता है बिना दूसरी गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट का वो प्लेन है, जिसके ज़्यादा नागरिक हैं, बिना उनकी परमिशन के, तो ये माना जाता है कहीं ना कहीं कि वो देश इस हाईजैकिंग में इन्वॉल्व है। ये सेम कंडीशन हम लोगों ने इजराइल के प्लेन को, जब फ्रांस का एक प्लेन था और इजराइल के उसमें साथी थे, जब वो इजराइल से एथेंस के लिए रवाना हुआ था, तब जब हाईजैक कर लिया गया था तो युगांडा में उसको रखा गया था। तो उस समय पर युगांडा का पूरा इन्वॉल्वमेंट था, ये सबके सामने जग जाहिर था। वही इस केस में भी हुआ, जब पाकिस्तान ने इस प्लेन को अपनी सरजमी पर उतरने की परमिशन दे दी तो ये साफ हो गया कि पाकिस्तान इस हाईजैकिंग के जो प्लान है इसमें इन्वॉल्व है। और ऐसा वैसा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था पाकिस्तान का, बल्कि वहां के एक मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने, वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और हाशिम कुरैशी का और साथ ही साथ और जो हाईजैकर्स थे उनका बहुत अच्छे से एक हीरो की तरह स्वागत करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी जंग जीत के आए हों। फूल मालाओं से स्वागत होता है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि ये रॉ की एक पूरी प्लानिंग है। अब ये प्लानिंग क्यों की गई, ये अभी आगे राज खुलेगा। अथॉरिटीज और जब ये प्लेन उतरता है उसके बाद जब वो हाईजैकर्स अपनी मांग रखते हैं, इंडियन गवर्नमेंट मना कर देती है और अथॉरिटीज से जब बात होती है तो जो 30 पैसेंजर थे उनको रिलीज कर दिया जाता है और उन्हें बागा बॉर्डर के रास्ते से उन्हें भारत भेज दिया जाता है। कुछ ही घंटों बाद इस प्लेन को हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी के द्वारा जलवा दिया जाता है। जब बाद में ये सब बातें निकली थी तो अशरफ कुरैशी ने कहा भी था कि मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर पैसेंजर जरूरी थे या वो प्लेन जरूरी था। और इसी दौरान ये बात इंडिया के साथ साथ और देशों में भी फैल गई कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक प्लेन हाईजैक कर लिया है। इसी वजह से इंडिया ने जो एयर स्पेस होता है अपना, उसको पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया। अब क्योंकि उसी दौरान 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही थी, दोनों देशों में टेंशन ऑलरेडी बनी हुई थी और इस प्लेन हाईजैकिंग वाले प्लान ने और ज्यादा टेंशन बढ़ा दी।
अब क्योंकि एयर स्पेस बंद कर दिया तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरे की घंटी थी। उसकी वजह यह है कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि जब बांग्लादेश की बात चल रही थी, मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, तो जब यहां पर जंग चल रही थी तो पाकिस्तान को इंडिया के रास्ते से आना होता था, इंडिया के एयर स्पेस से होकर आना होता था। उसको सीधा सीधा पड़ता था रास्ता, और वो अपने जो सैनिक थे उन्हें खाने पीने का सामान, असले और जो भी गोला बारूद जो होता था वो आसानी से मुहैया करा देता था। अब क्योंकि जब इंडिया का एयर स्पेस बंद कर दिया गया पाकिस्तान के लिए, अब इंडिया को पूरा घूम कर चक्कर काटना पड़ता था अपने ईस्ट पाकिस्तान आने के लिए, मतलब आज का बांग्लादेश, जिसकी वजह से उसको समय ज़्यादा लगने लगा, उसका खर्चा ज़्यादा होने लगा, और सही समय पर जो चीज़ें पहुंचनी थी उनके सैनिकों पर वो नहीं पहुंच पाई, जो कि एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि 1971 में भारत की जीत हुई। भारत जीत तो वैसे भी जाता, इसमें कोई शक की बात नहीं थी, लेकिन यह हो सकता था कि जो युद्ध था ये थोड़ा और समय तक चलता, लेकिन इस प्लानिंग ने एयर स्पेस को बंद करने की वजह से ये युद्ध जल्दी खत्म हुआ और आसानी से हम लोगों को जीत भी मिल गई। तो ये पूरी एक प्लानिंग थी एक जंग को जीतने की, जो रॉ के एजेंट्स ने अपने आगे तक की सोचकर इस प्लान को एग्जीक्यूट करवाया, और इस बारे में आईएसआई को पता भी नहीं चला, भनक भी नहीं लगी। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब ये जंग जीत ली गई और जो हाशिम कुरैशी था वो वहां पर हीरो की तरह रह रहा था, और उसने वहां पर फिर शादी भी कर ली थी, लेकिन कुछ ही समय बाद एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि ये जो हाईजैकिंग वाला प्लान था ये रॉ के एजेंट्स द्वारा किया गया था, और जो हाशिम कुरैशी है वो रॉ का एक एजेंट है। क्योंकि हम बांग्लादेश में जो जंग हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान हार गया था, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन यही था कि ये प्लेन हाईजैक करवाया जाए और इंडिया अपना एयर स्पेस बंद कर दे, और हम लोग सही समय तक अपने जो सैनिक वहां पर हैं उन्हें सारी चीजें मुहैया ना करा पाए। इसी वजह से हमारी वहां पर हार हुई। ये उस रिपोर्ट में सबमिट किया गया, जिसके बाद हाशिम कुरैशी, अशरफ कुरैशी और मकबूल भट्ट, इन सभी के साथ टोटल ये तीनों थे, और साथ में 150 लोग, मतलब इनको मिलाकर 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो भी इस हाईजैकिंग से संबंधित थे, और इन में से 143 लोगों को तो छोड़ दिया गया कुछ ही समय बाद। लेकिन 7 लोगों पर मुकदमा चला। इन 7 लोगों में से 6 लोगों को भी छोड़ दिया गया। केवल एक शख्स ऐसा था जिसको 7 साल की सजा हुई, और जिसका नाम था हाशिम कुरैशी। इस पूरी प्लानिंग का जो दारोमदार था और जो ब्लेम था वो हाशिम कुरैशी पर डाल दिया गया, और हाशिम कुरैशी को 7 साल की सजा सुना दी गई। 7 साल सजा काटने के बाद हाशिम कुरैशी जेल से बाहर आए। उसके बाद 1-2 देशों में रहे, लंदन गए, कनाडा गए, वहां पर अपना बिजनेस कुछ किया होगा। लेकिन फिर फाइनली सन 2000 में हाशिम कुरैशी वापस इंडिया आता है, और जैसे ही वो इंडियन एयरपोर्ट पर लैंड करता है, वहां के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वहां की जो पुलिस थी, फोर्स थी, वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी और ये सब देशद्रोह और ये जो हाईजैक हुआ था इसके खिलाफ फिर से मुकदमा चलता है। ये जो मुकदमा था ये वही मुकदमा, मतलब जो भी चल रहा था सेम मुकदमा पाकिस्तान में चल चुका था। बेल पे इसको छूट मिल जाती है, ये जम्मू कश्मीर जाता है वापस अपने शहर श्रीनगर में। जब ये वहां पहुंचता है तो जम्मू कश्मीर की पुलिस भी इसको अरेस्ट कर लेती है,
तो जो केस था वो उधर जम्मू कश्मीर कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पर इस पर ट्रायल चल रहा होता है। तो ट्रायल के दौरान बताया जाता है, मतलब हाशिम कुरैशी कहता है कि हाशिम कुरैशी और मकबूल भट्ट दोनों पे ही सेम केस चल रहा था उस दौरान, जो पाकिस्तान में चला था। तो हाशिम कुरैशी अपने बयान में कहता है कि ये जो जितने भी इल्ज़ाम मुझ पे लगाए जा रहे हैं, इन सेम इल्ज़ामों पर पाकिस्तान में मुझे सज़ा सुना दी गई है, और हमारे संविधान के तहत अगर किसी एक पर्सन को किसी एक सज़ा मिल चुकी हो किसी जुल्म की, तो उसे दोबारा वो उसकी सज़ा नहीं मिल सकती। तो इसलिए इस केस को वहीं पर बंद कर दिया जाता है और हाशिम कुरैशी को छोड़ दिया जाता है। आज के समय पे हाशिम कुरैशी पॉलिटिशियन भी हैं और साथ ही साथ एक राइटर भी हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा ऑपरेशन गंगा। किस तरीके से रॉ एजेंट्स ने अपनी दूरदर्शिता को दिखाते हुए एक प्लेन को हाईजैकिंग का पूरा प्लान तैयार किया और 1971 की जंग जो थी वो जीती। इसके लिए बहुत सारे लोग इसकी प्रशंसा भी करते हैं और इस जो प्लानिंग थी इसको सराहते भी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप किसी और ऑपरेशन पर, किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।